अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिमांड का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और डिमांड का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो हम देखेंगे डिमांड के मीनिंग क्या है। डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस ए डिजायर टू पोजेस ए गुड सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। यानी कि तीन चीजें हैं। एक है किसी भी चीज को पोजेस करने की डिजायर और सबसे पहले होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या है, विलिंगनेस भी हो जाती है। जब डिजायर होती है तो मोस्ट प्रोबेबली विलिंगनेस भी होती है परचेज करने की। और थर्ड चीज है एबिलिटी टू पे। In other words, demand refers to the quantity of a commodity which a consumer or household is willing to buy from the market at a particular price during a particular period of time. छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार लेना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी आपने पसंद की हुई है, तो आपकी डिजायर है, विलिंगनेस है उसको लेने के लिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होंगे लेने के लिए। तो दैट मीन्स एक चीज है, दूसरी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, एबिलिटी टू पे नहीं है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके पास पैसे मौजूद है लेकिन आप कार लेने के लिए जो है वो आपकी विलिंगनेस नहीं है। एबिलिटी टू पे है बट विलिंगनेस नहीं है। तो डिमांड के मीनिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए इन दोनों चीजों का फुलफिल होना जरूरी है, यानी कि विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए। तो फिर चल के हमारे जो डिमांड की मीनिंग है वो कंप्लीट होते हैं। एक तो ये इंडिविजुअल डिमांड में आता है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे या डिजायर टू पोजेस ए गुड। इसी तरह जब हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स फॉर अ प्रोडक्ट। यानी कि मार्केट तो एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ पर कोई एक बायर नहीं होता, बल्कि वहां पर सबके बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो उन तमाम बायर्स की डिमांड का जब टोटल किया जाता है, सम लिया जाता है, तो वो बन जाती है मार्केट डिमांड। किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हम डिमांड देखनी हो तो उसकी पूरी मार्केट के अंदर भी देखा जाता है कि तमाम इंडिविजुअल्स की जो डिमांड है उसका सम करके कैलकुलेट किया जाता है मार्केट डिमांड को। Simply, the total quantity of a commodity demanded by all the buyers or individuals at a given price, other things remaining same, is called market demand. ठीक हो गया। ये हमारी हुई इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को देखना क्यों जरूरी है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेकर आता है तो वो अपने माइंड में ये चीज रख के मार्केट के अंदर लेकर आता है कि वो जो मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट लेके जा रहा है उसकी डिमांड कितनी है, तो उस डिमांड के मुताबिक ही अपनी प्रोडक्ट को वो मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा। तो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स जो है वो साइज ऑफ डिमांड को बताते हैं कि मार्केट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या डिमांड है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस चीज का अंदाजा लगाना होता है और उसी की बेस पर फिर वो क्या करती हैं कि मार्केट के अंदर अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको लेकर आती हैं, सप्लाई करती हैं। मेन देखें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है ये सब हैं, इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि ये क्या है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड को हम देखना चाह रहे हैं उसकी अपनी जो प्राइस है उसको, वो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है। फिर आ जाती हैं प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर्स टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। वन बाय वन इन सारे डिटर्मिनेंट्स को अब हम देखते हैं कि किस तरह ये डिमांड के साइज को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जिस चीज की हम डिमांड देख रहे हैं उसकी अपनी प्राइस जो है वो उसकी डिमांड को डिटरमिन करने में उसका क्या कैरेक्टर है। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द मार्केट डिमांड एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है उन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाती है। Here other things imply that अच्छा, अब जब भी लॉ ऑफ डिमांड का जब हम एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ प्राइस चेंज होती है और बाकी के जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं
उन सबको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। डिटर्मिनेंट्स जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई है, जैसे ये वाली थी, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे तो ये बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जो है इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। चीजों को कांस्टेंट क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एट ए टाइम देखूं कि ये भी चेंज हो रहा है, कंज्यूमर इनकम भी चेंज हो रही है, आगे से कोई डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी चल रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि एक डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरीके से डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। तो जब भी हमें किसी एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट का देखना होता है, डिमांड के ऊपर इफेक्ट देखना होता है, तो हमें क्या करते हैं, उस एक डिटर्मिनेंट को खाली जो है वो चेंज करते हैं, बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उस टाइम पर कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड भी जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें सिर्फ प्राइस चेंज होती है और साथ में उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। जब सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे तो दैट मीन्स हम ठीक तरीके से देख सकेंगे कि प्राइस जो है वो किस तरीके से डिमांड को इफेक्ट कर रही है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो हमारा हो गया वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब जिस चीज की क्वांटिटी डिमांड को देख रहे हैं उसकी मार्केट के अंदर और कौन कौन सी रिलेटेड गुड्स मौजूद हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं कि एक ही जैसी जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, एक चीज आपको नहीं मिलती, आप उसकी जगह कोई दूसरी चीज जो है वो मार्केट से उठा लेते हैं। सब्स्टिट्यूट्स की एग्जांपल्स जो है वो आप देखें, टी एंड कॉफी है, जो ये नूडल्स होते हैं बच्चों वाले, मैगी एंड कनोर है। इसी तरह ड्रिंक्स में देखें पेप्सी एंड कोका कोला है। ये सब क्या है, ये सब पेप्सी कोका कोला एक जैसी चीज है, पेप्सी नहीं मिलेगी हम कोक ले लेंगे, कोक नहीं मिल रही पेप्सी ले लेंगे। नूडल्स भी इसी तरह है, टी एंड कॉफी है, जिनमें से जो एक चीज नहीं है तो हम दूसरी चीज जो है वो ले सकते हैं, या अगर एक चीज की प्राइस बहुत ज्यादा हो रही है तो हम दूसरी चीज की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी तरह दूसरी जो है वो है रिलेटेड गुड्स में आती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जहां एक के साथ दूसरी चीज आपको लाजमी तौर पर चाहिए होती है। उसमें कौन सी एग्जांपल आपके पास है, एक है कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल है कि किस तरह से कार अगर चलानी है तो साथ में लाजमी तौर पर आपको पेट्रोल चाहिए है। ब्रेड एंड बटर की एग्जांपल है, मैट्रेस एंड कॉट की एग्जांपल है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो इसमें ये जो आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं ये आते हैं रिलेटेड गुड्स में। तो ये भी किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमिन करने में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टर होता है। कैसे कि जिस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिमांड का, अगर उसकी प्राइस चेंज होती है तो उसका जो बायर है वो कन्वर्ट हो सकता है, अपनी डिमांड को कन्वर्ट कर सकता है उसके सब्स्टिट्यूट की साइड पर। तो इसलिए जो रिलेटेड गुड्स की प्राइस होती है वो भी किसी चीज की डिमांड का साइज डिटरमिन करने में उनका भी कैरेक्टर होता है, ठीक है। थर्ड जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, वो है कंज्यूमर्स इनकम। अब जो कंज्यूमर इनकम है वो ही डिटरमिन करती है किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल बायर की परचेजिंग पावर को डिटरमिन कर रही होती है, ठीक है। जिस पर्सन की इनकम ज्यादा है जाहिर है उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है। जिस पर्सन की इनकम कम है उसकी परचेजिंग पावर भी कम होती है, वो अपनी इनकम के साथ कम चीजें जो है वो परचेज कर सकता है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर की इनकम के साथ जो है उसके साथ भी डिमांड मुख्तलिफ चीजों की चेंज हो जाती है। अब जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं उनमें जो सारी चीजें हैं मेनली उनको हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो एसेंशियल गुड्स है, एसेंशियल गुड्स को भी अभी देखते हैं, इसमें नेसेसरी गुड्स आती हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। फिर इंफीरियर गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं एंड प्रेस्टीज और लग्जरी गुड्स हैं। वन बाय वन इन सबको देखते हैं कि इस कंज्यूमर की इनकम चेंज होने के साथ किस तरह इनकी डिमांड जो है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। एसेंशियल गुड्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं और लाजमी तौर पर हमें ये लेनी होती है। जो कम इनकम वाले लोग हैं वो भी लेते हैं, जो ज्यादा इनकम वाले लोग हैं वो भी लेते हैं। उनमें सबसे पहले फूड है, क्लॉथिंग आ जाती है और हाउसिंग, जो आपकी बेसिक 3 नेसेसिटीज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान है, इनके ऊपर हर बंदे ने खर्च करना होता है। तो ये हमारी इसेंशियल गुड्स के अंदर आ जाती हैं। दूसरी चीज जो आती है वो है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होती हैं
कि जब पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो ऐसी चीज़ों की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम इनको कहते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इनकम इंक्रीज होती है तो इन चीज़ों की डिमांड जो है कंज्यूमर की तरफ से कम हो जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल बीफ है और मटन है, तो इनकम ज़्यादा होगी तो लोग मटन ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे, बीफ जो है वो कम करेंगे, तो बीफ की डिमांड कम हुई, इसलिए बीफ क्या हो गया? इन्फीरियर प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी डिमांड भी कम होती है कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होने के साथ। तो इसलिए ये हर वो चीज़ जिसकी डिमांड कंज्यूमर की तरफ से कम होती है इनकम इंक्रीज होने के साथ, उसको हम इंफीरियर गुड्स की कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं। और नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स तमाम वो चीज़ें जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद एन इंक्रीज इन इनकम। और इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी थी हमारे पास चीज़ों की, वो थी लग्जरी goods. Luxury goods are those goods which add to the prestige and pleasure of the consumer without enhancing the earnings. For example, jewelry, stone, gem, luxury cars है. The demand for such goods increases with the increase in consumer income. जितनी ज़्यादा कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, लग्जरी आइटम्स की डिमांड जो है वो भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये चार कैटेगरीज थी हमारे पास, एसेंशियल गुड्स, इंफीरियर गुड्स है, फिर क्या था आपके पास नॉर्मल गुड्स है और लग्जरी गुड्स है। इन सब की ये सब चीज़ें जो है ये कंज्यूमर यूज़ करता है, और जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है या इनकम डिक्रीज होती है उसके अंदर चेंज आता है, तो इन सब चीज़ों की डिमांड जो है उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं मोस्टली उनकी डिमांड चेंज नहीं होती है कंज्यूमर्स की इनकम के साथ, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में जो है मोस्टली जो चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, एडिक्शन होती है मुख्तलिफ चीज़ों की। जैसे स्मोकर है, उसने सिगरेट पीना ही पीना है, चाहे उसको कम प्राइस पे मिले ज़्यादा पे मिले, चाहे उसकी इनकम कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, स्मोकर्स जो है उन्होंने स्मोक करना होता है क्योंकि ये उसके टेस्ट में आती है। समटाइम फैशन फॉलोअर्स होते हैं, वो उनको भी प्राइस से कोई गर्ज नहीं होती है कि उनकी जो चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, स्टेबल रहती हैं, वो हर हाल में उन चीज़ों को बाय कर रहे होते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हैं वो भी किसी चीज़ की डिमांड को डिटरमिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफन डिपेंड ऑन द लाइफस्टाइल, culture, social customs, hobbies, age and sex of the consumers, and the religious sentiments attached to the commodity. The change in any of these factors result in the change in the consumer taste and preferences, thereby resulting in their increase or decrease in the demand for the product. Mostly जो taste and preferences के अंदर चीज़ें आती हैं, इनकी डिमांड का साइज जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता है। फिर आ जाता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट जो है कंपनीज किस लिए करती हैं? सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो है कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि उनकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपेंडिचर, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का, वो उसमें बताया जाता है कि कंपनी लोगों को बताती है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनीज की प्रोडक्ट से डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट है या हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो दूसरी कंपनीज की प्राइस से कम है। इस तरीके से एडवर्टीजमेंट की जाती है, लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि लोग जो है आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट से टोटल क्वांटिटी डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखिए टीवी के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों के एड्स जो हैं वो देख रहे होते हैं, तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता होता है। मार्केट पे जाके हम उनके बारे में ही ज़्यादा पूछेंगे या उनको बाय करने के। कोई ऐसा ब्रांड है जो कि मार्केट में पड़ा हुआ है लेकिन क्योंकि उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो ज़्यादा फिर हम उसकी डिमांड भी नहीं करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है उससे टोटल क्वांटिटी डिमांड जो है वो लाजमी तौर पर उसके साइज में फ़र्क पड़ रहा होता है। अच्छा जी, फिर इसमें आ जाते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर से रिलेटेड है कि अगर फ्यूचर के बारे में हमें पता चल जाए कि कल को कोई इस तरह की हालात होने वाले हैं कि हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो हम हाई प्राइस पर भी चीज़ें जो है वो बाय करके स्टोर करना अपने पास शुरू कर देते हैं। तो ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं ये बेसिकली आपको क्या बताते हैं, मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट के साइज को डिटरमिन करने के लिए
ये सारी चीज़ें जो है वो जहन में रखती हैं। कंज्यूमर की इनकम को भी, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी, जो प्राइसेस उनकी रिलेटेड गुड्स हैं, इन सब को सामने रख के उसके बाद जो है वो अपनी प्रोडक्ट की डिमांड डिटरमिन करते हैं।